हेलो हेलो हेलो। कैसे हो सब लोग। तो अब हम लोग निफ्टी के एनालिसिस के ऊपर अगर आ जाते हैं तो ऑलमोस्ट आज कल की क्लोजिंग से 100 पॉइंट ऊपर 100 पॉइंट नीचे हमें मूवमेंट देखने को मिला था। जैसा कि हम लोगों ने मैंने भी आप लोगों के साथ पिछले कुछ दिनों में डिस्कस किया था कि हम लोगों को एक चीज़ इसमें क्लियरली देखने को मिल रही थी कि जो शॉर्ट टर्म की इसकी ट्रेंड लाइन आ रही थी वहाँ पे एक क्लियर सपोर्ट बन रहा था। देन ऑलमोस्ट हम लोग देख सकते हैं 50 EMA का जोन भी आ गया था। तो अब जब एक निफ्टी जो है बेसिकली एक इंडेक्स है, तो जब हम इंडेक्स की बात करते हैं तो इंडेक्स के लिए 20 EMA, 50 EMA, 200 EMA ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल्स होते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही मेजर बड़े बड़े ऑर्डर्स लगे होते हैं, बड़ी बड़ी बाइंग सेलिंग लगी होती है। ठीक है, तो 50 EMA से अगर हम लोग देखें ऊपर से ही बाउंस बैक मिला था, ट्रेंड लाइन का भी यहाँ पे सपोर्ट बन रहा था। मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी किया था वीकेंड पे कि यहाँ से एक छोटा सा बाउंस बैक डेफिनेटली दिख रहा है, बट 18,000 का जो जोन है वो एक बहुत पेनफुल जोन रहने वाला है। वहाँ पे निफ्टी को दिक्कत आ सकती है। अगर आज भी हम लोग देखें तो ऑलमोस्ट टॉप पे अगर हम लोग देखें तो 18,000 को लगभग टच किया एंड वहाँ से हमें सेलिंग आती हुई दिखी है। तो अब अगर सेलिंग इसमें कंटिन्यू रहती है तो सेलिंग हमें कैसे पता चलेगा कंटिन्यू रहती है। अगर कल भी एक इसमें रेड कैंडल बनती है और 100-150 पॉइंट नीचे की, एंड अगर निफ्टी प्रीवियस अपने लो को ब्रेक कर देता है जो कि है 17,600 के लेवल का, देन इजीली हम लोगों को निफ्टी 17,200 से 300 के जोन में आता हुआ दिख सकता है। बैंक निफ्टी की तरफ चलते हैं। बैंक निफ्टी ने बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लिया आज। अगर आप सपोर्टर्स क्लब के मेंबर हो तो आपको मैंने अपडेट भी दिया था कि मैंने पर्सनली कोटक बैंक के अंदर आज इसमें एंट्री लिया, क्योंकि बैंक सेक्टर में मुझे लग रहा है कि अभी एक अच्छी खासी रैली बाकी है। ऐसा नहीं है कि जो पिछले एक हफ्ते में हमें रैली दिखी बस उतनी ही रैली थी, अभी अच्छी खासी रैली एक बन सकती है। मैंने फिलहाल इसके अंदर अभी इनिशियल सिर्फ 30% एंट्री, मतलब अगर मुझे 100 शेयर खरीदने थे तो मैंने सिर्फ अभी 30 स्टॉक्स खरीदे हैं, मतलब उस रेशियो में। तो 30% एंट्री मैंने लिया एंड फिलहाल के लिए मैंने अपना स्टॉप लॉस 2000 के आसपास मैं कंसिडर कर रहा हूँ कि अगर 2000 के लेवल के नीचे आता है देन मैं शायद इसमें से जो 30% एंट्री मैंने ली है वो निकाल दूंगा। बट अगर ये मेंटेन करता है इस लेवल को एंड ये यहाँ से ऊपर जाना कंटिन्यू करता है, अगर मैं एक इंपॉर्टेंट लेवल आपको बताऊं तो वो ये लेवल रहेगा 2100 का। अगर इसको भी क्रॉस करके ऊपर जाता है देन फिर मैं अपनी बाकी की पोजीशन जो 70% पोजीशन है वो भी ऐड कर डालूंगा इसमें। निफ्टी फाइनेंस का अगर हम लोग चार्ट पैटर्न देख लेते हैं तो निफ्टी फाइनेंस में भी सिमिलरली बैंक निफ्टी जैसा ही सेम मूव दिख रहा है, ज़्यादा कोई डिफरेंस है नहीं। तो निफ्टी आईटी को देख लें। निफ्टी आईटी में भी जैसा हम लोग मान करके चल रहे थे कि ये वाला सपोर्ट जोन रहेगा, ये वाला रेजिस्टेंस जोन रहेगा, तो फिलहाल हमें वैसा ही कुछ फॉलो होता हुआ दिख रहा है। अगर दोनों में से किसी भी साइड का ब्रेकआउट होता है, या तो नीचे की साइड या ऊपर की साइड, देन हम लोग इसमें कुछ डिसीजन या कुछ फर्दर एनालिसिस करने का कोई फायदा रहेगा। निफ्टी एफएमसीजी पे आ जाते हैं। एफएमसीजी इस जोन में स्टेबल होता हुआ दिख रहा है। अगर एफएमसीजी यहाँ से नहीं गिरता है देन प्रोबेबली एक कंसोलिडेशन थोड़ा सा हमें दे सकता है या फिर एक स्लो मूव दे सकता है, जिसमें 200 EMA इसकी धीरे धीरे ऊपर आएगी एंड फिर ये 200 EMA के आसपास अगर नज़दीक भी आता है देन वहाँ से रैली स्टार्ट हो सकती है। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं निफ्टी मेटल की तरफ। निफ्टी मेटल अगेन अपनी ये ट्रेंड लाइन के सपोर्ट पे आया है। एक इसने ब्रेकआउट दिया था बट मार्केट कंडीशन सही नहीं थी, कुछ इसका न्यूज़ का फ्लो भी खराब चल रहा था, तो वो ब्रेकआउट इसका फेल हो गया था, इस वजह से ये वापस नीचे आया है। बट मुझे अभी भी चांसेस लग रहे हैं। एंड अगर मैं पोजिशनल के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँ, जिन्होंने हमारे कहने पे टाटा स्टील मतलब जिन्होंने इनिशियली बाई किया था 500 वगैरह के लेवल पे, वो तो बिल्कुल होल्ड करें, बट जिन्होंने हमारे कहने पे 1100, 1200, 1300 के लेवल तक भी बाई किया है, बिल्कुल होल्ड करके रखो। एंड अगर आप पेशेंस रख सकते हो तो 1 से 1.5 साल का व्यू रखो। मेटल की साइकिल किसी भी एंगल से ख़त्म होती हुई नहीं दिख रही है। कम से कम 1 से 1.5 साल मेटल की साइकिल चल सकती है, जिसमें हमें मेटल के अच्छे स्टॉक्स में, मेजर स्टॉक्स में 50% से लेकर के 100% की रैली और अभी देखने को मिल सकती है। ठीक है, निफ्टी ऑटो पे हम लोग आ जाते हैं। निफ्टी ऑटो ने काफ़ी अच्छा सपोर्ट लिया। जो ग्रीन जोन मैंने आपको बताया था उसके ऊपर सस्टेन करने की कोशिश करी, हालांकि ऊपर से सेलिंग थी, तो हो सकता है ये एक बार फिर से डिप लेने आ जाए, क्योंकि जिस तरह की कैंडल बनाई है ये बहुत ज़्यादा कन्विक्शन वाली कैंडल नहीं है। बट इसके अंदर अगर हम लोग देखें तो ओपन ही ऊपर हुआ था, देन थोड़ा ऊपर गया एंड वहाँ से सेल होकर के नीचे आ गया। तो ये थोड़ा सा कन्विक्शन, ऐसे में फिर क्या करना होता है, हमें 1-2 दिन वेट करना होता है उसको सस्टेन करने का, क्योंकि ऐसे में फेक होने के चांस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं एंड ये वापस तुरंत नीचे आ सकता है। बट काफ़ी अच्छे चांसेस हैं कि ऑटो में कोई मेजर गिरावट तो नहीं दिखेगी, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी लंबे समय से रैली ड्यू थी। निफ्टी इंफ्रा का अगर हम लोग आ जाएं निफ्टी इंफ्रा पे, निफ्टी इंफ्रा भी अब स्टेबल होता हुआ दिख रहा है काइंड ऑफ। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो, चलो मैं 1 घंटे के चार्ट पे दिखाता हूँ अगर आप नए हो तो। आप यहाँ पे एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर की स्टार्टिंग देख सकते हो। अगर ये यहाँ पे एक लोअर लो नहीं बनाता है, इस वाले लो के ऊपर से ही पलट जाता है,
देन और यहाँ पे अगर ये इसका ब्रेकआउट देता है देन एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बन के रिवर्सल हमें होता हुआ दिख सकता है। निफ्टी रियल्टी का हम लोग चार्ट पैटर्न देख लेते हैं। रियल्टी में क्लियरली आज अच्छा मोमेंटम दिखा। मैं आप लोगों को बोल भी रहा था कि रियल्टी में जब भी इस वाले जोन में अपॉर्चुनिटी मिले बाइंग करो बाइंग करो। ब्रिगेड में हम लोगों ने बाइंग करी थी। ब्रिगेड में आज हम लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग भी कर ली है 50% जिन्होंने शॉर्ट टर्म के लिए लिया था। एंड जो प्रॉफिट बुकिंग हम लोगों ने करी ऑलमोस्ट एट द टॉप हम लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग करी है 515 से लेकर के 525 के जोन में प्रॉफिट बुकिंग हम लोगों ने करी, ठीक है। एंड दूसरे स्टॉक्स की अगर हम लोग बात कर लें रियल्टी में जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया, डीएलएफ ने बढ़िया परफॉर्म किया। डीएलएफ अब काफ़ी अच्छा मोमेंटम दे रहा है। अगर डीएलएफ फॉर्चुनेटली अगर आपको मिलता है 410 तो मुश्किल है, 415 तक भी मिलता है तो इसमें बाइंग आप करने के लिए देख सकते हो। डीएलएफ के बाद और स्टॉक्स की तरफ आ जाते हैं। आईबी रियल एस्टेट काफ़ी दिनों से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। सपोर्टर्स क्लब में भी बताया है अराउंड इस वाले लेवल पे, यहाँ पे भी बताया था, देन यहाँ पे भी बताया था कि इसमें बाइंग कर सकते हो। एंड इसका जो टारगेट है 185 रहेगा। 185 आता है तो इसमें 30 to 40% या फिर अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो तो 50% प्रॉफिट बुकिंग कर लेना। निफ्टी एनर्जी के ऊपर, निफ्टी एनर्जी में हम लोग रिवर्सल का वेट करेंगे और ओवरऑल सेक्टर को बुलिश बोलने के लिए हम लोग कम से कम इस वाली लाइन के ऊपर इसको आने देंगे। एंड टू बी सेफ अगर इस वाली लाइन के ऊपर आता है तो ज़्यादा कंफर्मेशन हमें मिल जाएगा, ठीक है। निफ्टी मिड कैप की बात कर लेते हैं। निफ्टी मिड कैप अच्छा खासा बाउंस बैक दे रहा है। ऑलमोस्ट यहाँ पे एक डबल बॉटम पैटर्न बन रहा है एंड मोस्ट प्रोबेबली अगर निफ्टी स्टेबल रहता है देन यहाँ से हमें प्रॉपर फिर से रैली स्टार्ट होती हुई दिख जाएगी। निफ्टी स्मॉल कैप में भी एग्जैक्टली सेम पैटर्न है तो ज़्यादा अलग से डिस्कस करके कोई फ़ायदा नहीं है। भेल की अगर हम लोग बात कर लें, भेल राउंडिंग बॉटम काफ़ी बढ़िया बना रहा है। काइंड ऑफ अब यहाँ पे एक हैंडल टाइप पैटर्न बना रहा है। अगर आपके पास ऑलरेडी है तो होल्ड कर सकते हो। अगर आप फ्रेश बाइंग करना चाहते हो तो 67 के क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस के साथ कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेरी की तरफ जल्दी से आ जाते हैं। फेडरल बैंक फ्रेश बाय। फेडरल बैंक अगर बाउंस बैक दे तो बाय है। बाउंस बैक दिया है क्या फेडरल बैंक ने? ओके, फेडरल बैंक ने बहुत बढ़िया बाउंस बैक दिया है, डेफिनेटली ये बाय है। ये अगर आपको याद हो तो मैंने 3 स्टॉक आप लोगों के साथ शेयर किए थे, कोटक बैंक, फेडरल बैंक एंड थर्ड कौन सा था निफ्टी बैंक के अंदर? थर्ड था इंडसइंड बैंक। केपीआईटी टेक होल्डिंग 343। केपीआईटी टेक को देख लेते हैं। बिल्कुल होल्ड कर सकते हो अगर आपका लॉन्ग टर्म व्यू है। अगेन टाइम इन एंड टाइम आउट मैंने हर बार यही बोला है कि केपीआईटी टेक अगर आपका लॉन्ग टर्म व्यू है तो बिल्कुल होल्ड करो, कोई टेंशन नहीं लेनी है। एंड अभी भी होल्ड कर सकते हो। नीचे से अगर हम लोग देखें डबल बॉटम पैटर्न बन रहा है। अगर ये केपीआईटी टेक इस वाले लेवल के ऊपर जाता है 338 अप्रॉक्सीमेटली 340 के लेवल के ऊपर जाता है देन इसमें हमें एक रैली फिर से स्टार्ट होती हुई दिख सकती है जिसमें 375 से 400 के जोन पे ये जा सकता है। नीरज भाई की क्वेरी आ रही है एसडब्ल्यू सोलार का चार्ट पैटर्न देख लेते हैं जल्दी से। एसडब्ल्यू सोलार में डेफिनेटली बाइंग कर सकते हो। ये पहली ग्रीन कैंडल बनी थी, वहाँ पे भी बोल दिया था। ये वाली ग्रीन कैंडल पे भी डिस्कस हुआ था। अभी भी अगर आप बाइंग करना चाहते हो कर सकते हो। स्टॉप लॉस रहेगा 390 का। बाकी सोना बीएलडब्ल्यू का चार्ट पैटर्न अच्छा है। अगेन सोना बीएलडब्ल्यू मैं अनसर्टेन मार्केट में एंटर नहीं करूंगा क्योंकि वो रिस्की स्टॉक है, गिर जाता है एकदम से। डीमार्ट की अगर हम लोग बात करें, डीमार्ट में ज़रूर एंट्री की जा सकती है। इनिशियल 20% एंट्री करो, मेजर एंट्री 4800 के लेवल के ऊपर, ठीक है। आईओसी की बात कर लेते हैं, इंडियन ऑयल कॉर्प की। आईओसी पूछा है अजीत पाटिल सर ने। आईओसी का चार्ट पैटर्न बढ़िया है एंड जिस तरह से अभी फ्यूल एंड इसके अंदर अच्छा खासा मोमेंटम दिख रहा है तो आईओसी में थोड़ी रैली आ सकती है। इसके लिए आपको ये चीज़ करनी पड़ेगी, इसमें स्टॉप लॉस रखो 126 का। 126 के स्टॉप लॉस के साथ इनिशियल एंट्री लो 25-30% एंड मेजर एंट्री लेना इस लेवल के ऊपर 133 के ऊपर, ठीक है। टू बी एग्जैक्ट 133। अभी आप 25-30% एंट्री लो, 133 के लेवल के ऊपर जाता है तब मेजर एंट्री इसमें ले सकते हो। अशोक लेलैंड तो बढ़िया ही है। अशोक लेलैंड काफ़ी दिनों से बता भी रहा हूँ मैं, ऑटो सेक्टर के अंदर बढ़िया चार्ट पैटर्न है, बिल्कुल बाइंग कर सकते हो। स्टॉप लॉस 133 का रहेगा, 133 का एसएल एंड 166-167 के अराउंड आपका टारगेट रहेगा। ट्रेंड के अंदर आज मैंने पर्सनली बाइंग करी है। जब ये 1048 का इसने ब्रेकआउट दिया था लगभग 1050 के लेवल पे मैंने इसमें बाइंग करी थी एंड क्लोजिंग के आसपास मैंने थोड़ी सी और इसमें बाइंग करी थी। अब अगर ये सस्टेन करता है इस वाले लेवल के ऊपर, बेसिकली अब मैं इसमें चाहता हूँ कि मुझे ये सस्टेन करता हुआ दिखे लगभग इस वाले लेवल के ऊपर 1067-1068 अप्रॉक्सीमेटली 1070 के लेवल के अगर ये ऊपर ये सस्टेन करता है, वहाँ पे अगर ये स्टेबल होता है देन मैं इसमें मेजर पैसा अपना डालूंगा। बेसिकली अभी मैंने इसमें क्या किया है, अभी मैंने इसमें जैसे पानी को अगर आपको टेस्ट करना हो ना तो बेसिकली पहले क्या करते हैं, जो मछली पकड़ने वाले होते हैं वो एक दाना डाल के देखते हैं। एक दाना अगर वो डालते हैं और उनको दिखती है कि नीचे बहुत हलचल हो रही है, बहुत सारी मछलियाँ नीचे है,
फिर वो अपना बड़ा जाल और ज़्यादा उसमें दाने डालते हैं, ठीक है। तो बेसिकली अभी मैंने इसमें 2-3 दाने डाल के टेस्ट किया है कि देखते हैं किस तरीके से बिहेव करता है। अगर सही डालेगा, अगर सही बिहेव करेगा, 1070 के ऊपर स्टेबल होगा, तो फिर मैं इसमें अपना पूरा का पूरा जाल बिछा दूंगा, ठीक है। तो इनिशियल एंट्री मैंने ली है, स्टॉप लॉस मेरा रहेगा इसमें 985 990 के आसपास, ठीक है। वर्लपूल ऑफ इंडिया अगर लॉन्ग टर्म के लिए आपको बाय करना है, थोड़ी बाइंग करो 10-15% एंड उसको फिर शांति से होल्ड करके बैठो, ठीक है। बहुत बढ़िया कंपनी है वर्लपूल के बारे में अगर मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊँ ना, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि ये मतलब हमारी फैमिली में वर्लपूल के स्टॉक तब से हैं जब वर्लपूल 70 रुपीज़ का हुआ करता था। ये अभी 2000 का है, ये जब 70 रुपीज़ का हुआ करता था तब से हमारी फैमिली में है इसके शेयर। तो होल्ड कर सकते हो वर्लपूल को, काफ़ी बढ़िया कंपनी है एंड अभी भी बढ़िया है। ऐसा नहीं कि मैं इमोशनल हूँ या बायस्ड हूँ इस कंपनी को लेकर के। बिल्कुल अनुज भाई कह रहे हैं TCS का, अरे हाँ TCS तो मैं आपको बताने ही भूल गया, TCS भी बाय किया आज मैंने। TCS भी अच्छे लेवल पे मिल रहा है, TCS भी बाय कर सकते हो, ठीक है। रेन इंडस्ट्री, प्लीज़ शेयर योर व्यू ऑन रेन इंडस्ट्री। फानी भाई, रेन इंडस्ट्री अगर आपके पास पड़ा है तो शॉर्ट टर्म के लिए अगर आप स्टॉप लॉस रखना चाहते हो 217 का रख सकते हो। बाकी मैंने पर्सनली जिस पर्पज़ से रेन इंडस्ट्री को बाय किया ना, तो मैं इसको डेली बेसिस पे फॉलो नहीं करता हूँ, डेली बेसिस पे इसका प्राइस नहीं देखता हूँ। एंड मैंने इसको, अगर आप लोगों को पता हो तो 140 के जोन पे इसमें बाइंग कंप्लीट कर दी थी, 130 से 140 के जोन में बाइंग कंप्लीट कर दी थी। एंड उसके बाद ना मैंने इसमें कोई क्वांटिटी ऐड करी है, ना कोई क्वांटिटी एग्जिट करी है। एंड मेरा टारगेट है इसको ले जाने का, मतलब मैं तो नहीं ले जाऊंगा, मेरा टारगेट है यहाँ तक 350 से 400 तक इसको देखने का। एंड देवयानी इंटरनेशनल की अगर हम लोग बात कर लें, फ़िलहाल अगर आपके पास ऑलरेडी है तो आप होल्ड कर सकते हो, बट अगर आप फ्रेश एंट्री के लिए देख रहे हो देन मैं प्रेफर करूँगा कि हम लोग 129 130 इस वाले जोन पे अगर ये आता है तो वहाँ पे आने के बाद भी, मतलब ऐसा नहीं कि वहाँ पे आते ही एंट्री ले लें, वहाँ से पलट के ऊपर जाता है देन हम लोग एंट्री लें एंड कुछ यहाँ कहीं पे स्टॉप लॉस अपना लगाएं। तो अगर ये कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बनाता है, नीचे आता है एंड पलट के ऊपर जाता है, देन बाइंग के लिए हम लोग देख सकते हैं। आप प्रीवियसली भी अगर इसका चार्ट देखो तो जैसा मूव इसने अभी पिछले 2 दिन में दिया है, उसी तरह का मूव इसने यहाँ पे बॉटम पे भी दिया था। अच्छा खासा रिट्रेसमेंट किया, सपोर्ट लिया एंड देन फिर ऊपर गया। तो अभी भी कोशिश करेंगे ये यहाँ कहीं पे आए एंड वहाँ से पलटे, तो ये एक बहुत बेहतरीन ट्रेड हो सकता है, ठीक है। फिनोटेक्स केमिकल अगर आपको याद हो, रिसेंटली मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था इन्वेस्टमेंट के लिए, एंड मैंने पर्सनली इसमें लगभग 10 to 15% जो बाइंग होती है वो इस वाले जोन में करी थी, लगभग 128 130 के लेवल के आसपास। उसके बाद ये काफ़ी नीचे तक गया एंड इसने जो इसकी पुरानी ट्रेंड लाइन आ रही है उसका सपोर्ट लिया एंड वहाँ से पलट के ऊपर आ रहा है, ठीक है। अब अगर ये प्रॉपरली ऊपर आता है, अगर ये 126 127 के ऊपर आके स्टेबल होता है, देन मैं इसके अंदर और बाइंग करने के लिए भी देखूंगा, ठीक है। मैंने नीचे बाइंग क्यों नहीं करी, क्योंकि कंपनी छोटी है। इतनी छोटी कंपनीज़ में गिरावट में आंख बंद करके या जल्दबाजी में बाइंग नहीं करते हैं, ठीक है। तो छोटी कंपनी है, जल्दबाजी में बाइंग नहीं करते हैं। अब ये ऊपर आएगी तो मैं डेफिनेटली इसमें बाइंग करने के लिए देखूंगा। और जहाँ तक बात रही कंपनी की, कंपनी काफ़ी बढ़िया है। आप इसके फंडामेंटल्स एक बार खोल के देखना, इसके फाइनेंशियल्स एक बार खोल के देखना, काफ़ी बढ़िया कंपनी है, काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस है इसके बिज़नेस की। टेक्सटाइल केमिकल्स इसका काफ़ी बढ़िया एक बिज़नेस है और टेक्सटाइल इंडस्ट्री हम लोग जानते हैं किस तरीके से ग्रो कर रही है इंडिया में, और आने वाले 2-3 साल में काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस हमें टेक्सटाइल इंडस्ट्री में दिख सकती है। तो वही इफेक्ट इसके ऊपर भी आएगा, क्योंकि जितने ज़्यादा टेक्सटाइल प्रोड्यूस होगा उतना ज़्यादा टेक्सटाइल के केमिकल यूज़ होंगे, ठीक है। कृष्णा RDX ने पूछा है, ब्रो किसी एक स्टॉक में मिनिमम कितने शेयर बाय करने चाहिए। मिनिमम आप 1 शेयर बाय कर सकते हो, मैक्सिमम आप जितना आपका बजट हो उतना बाय कर सकते हो। अगर आप ये पूछ रहे हो कि किस हिसाब से बाय करने चाहिए या क्वांटिटी हम लोग कैसे डिसाइड करते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप मार्केट में नए हो तो कभी भी आपको ऐसे बाय नहीं करना है कि चलो मन कर रहा है तो 1 लाख रुपए के बाय कर लेते हैं, या चलो डर लग रहा है तो सिर्फ 5,000 रुपये के बाय करते हैं। ऐसा नहीं करना है, ठीक है। मार्केट में एक फॉर्मूला होता है, एक स्ट्रक्चर होता है, एक सिस्टम होता है, उसको फॉलो करना ज़रूरी है। तो इसके लिए ज़रूरी है, मान लो आपके पास 100 रुपये हैं, ठीक है। मैं एग्जाम्पल के लिए 1 लाख रुपए ले लेता हूँ ताकि कैलकुलेशन वगैरह इजी हो जाए। तो 1 लाख मतलब 100,000 है आपके पास, ठीक है। तो अगर आपके पास 100,000 है तो पर ट्रेड, एक ट्रेड अगर आप ले रहे हो तो एक ट्रेड में आपको रिस्क लेना है 1% ऑफ द कैपिटल। 1% ऑफ द कैपिटल का रिस्क लेने का मतलब क्या होता है, 1% ऑफ 100,000 इज इक्वल टू 1K, ठीक है। 100,000 का 1% होता है 1,000 रुपये। तो अगर आप एक ट्रेड में 1,000 रुपये का रिस्क ले रहे हो, इसका मतलब ये नहीं कि आप उस ट्रेड में 1,000 रुपये के शेयर बाय कर रहे हो। उसका मतलब है कि अगर उस ट्रेड में आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है,
अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो जो आपका लॉस होगा वो 1000 रुपये का होगा, ठीक है। तो अगर मान लो आप कोई शेयर 100 रुपये का बाय कर रहे हो, अगर 90 रुपये पे आप उसका स्टॉप लॉस लेके चल रहे हो, तो जो 10 रुपये का आपका रिस्क है उसके अंदर, तो 10 रुपये का अगर आपका स्टॉक के अंदर रिस्क है तो आप उसके अंदर 100 क्वांटिटी बाय कर सकते हो, ताकि अगर आपका स्टॉप लॉस हिट होता है तो आपका 1% ऑफ द कैपिटल यानी 1000 रुपये का ही रिस्क होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमें फॉलो करना होता है। अब इसमें क्या होगा कि इसके हिसाब से आपकी क्वांटिटी निकल के आ गई कि आपको 100 शेयर खरीदने हैं।